तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें कि इस सन में बार ग्राफ जो है कहां तक गया है। तो बार ग्राफ जो है 200 से नीचे की ओर है। तो 1989 में अप्रॉक्स 200 से नीचे यानी कि दिया गया है 175। तो इसकी संख्या हो गई 175। जो बार ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, आप बुक में देखेंगे ये वैल्यू है 175। 19 आपका जो है 1990 में जो है आपका 475। तो ये 475 की संख्या यहाँ पर है 475। ये फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट है 225 सोल्ड जो है 1992 में। तो 90 ये हमारे पास जो है वैल्यू दिया गया है 225 यानी कि 100 के बीच में 25-25 के अंतर पर जो है उसको चार भागों में बांटा गया है 25, 50, 75, 100। तो इसको चार पार्ट में नंबर है, तो जहां बीच में लाइन आ रही है जिसके आधे से कम है तो उसको हम मानेंगे 25, आधे पर है 50 और आधे से ज्यादा है तो 75। तो उसके हिसाब से हमने इसके डिटेल्स को यहाँ पर लिख दिया है। फिगर जो है आपके बुक में बना हुआ है, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने बुक होनी चाहिए। बुक में आप देखते जाइए, उसका आंसर जो है बार ग्राफ के आधार पर आप लिख करके दे सकते हैं। फिर इसके बाद बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है उसको भी आप समझे। लिखा गया है कि इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। किस सन में 475 बुक्स जो है तो 475 यहां पे निकाल रखा है ना किस सन में, तो 1990। तो 1990 में ये जो है हमारे पास है बुक आपकी हो गई। और बोला है कि अबाउट 225 और ये 225 बुक्स जो है कब हमारी लिखी। तो यहां पर 475 का आंसर हो गया 1990 और 1992। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास जो है किताबों की संख्या हमारी आपके सामने यहाँ पर ये आ रही। फिर इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। वो थर्ड पार्ट का आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनेंगे। लिखा है कि विच ईयर वेयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड। आप किस सन में जो है आपका जो है लिखा गया है, तो ग्राफ के अनुसार जो है यहाँ पर दिया गया है कि नंबर 250 के आसपास किस में आप फेवर कर रहे हैं। तो लिखा है इसमें कि 1989 और 1992। 1989 1992 ये जो 2 साल है इसके बीच में लिखा गया है कि इसमें जो है अप्रॉक्स जो है आप ऐसा मान सकते हैं कि जिसमें जो है 250 से कम किताबें जो है बेची गई हैं। और ये जो है 2 साल ऐसे हैं जिसमें जो है सबसे कम जो है बुक की सेलिंग हुई है। ग्राफ में दिखाया गया है कि ये 2 साल से कम यानी कि 250 यानी कि क्या हो जाएगा लेस देन 250 से कम जो है बुक्स जो है यहाँ पर बिकी है। और बाकी सब में जो है ये बुक्स की संख्या इससे ज्यादा बिकी है। तो ये इसका आंसर हो गया। और फोर्थ पूछा गया है, फोर्थ नंबर में कहा गया है कि लिखा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड estimate the number of the books sold in 1989। तो 1989 में आप कैसे बता सकते हो कि कितनी बुकें जो है यहाँ पर बेची गई। तो एस्टिमेट का ये मैंने तरीका बताया आपका कि देखो ये मान लीजिए कि हमने जो है वो 100 है, 100 के पार्ट में सब बचे हुए हैं। तो 100 का को हम जो है 4 पार्ट में बांटेंगे। तो 100 into 1/4 that is equal to कितना हो जाएगा 25। 100 into 1 by में 2 by में 4 is equal to 50 और 100 into 3 by में 4 equal to 75 और 100
इंटू 4/4 इक्वल टू 100। ये जो चार पार्ट मैंने बताए कि अगर कोई भी ग्राफ जो है 100 से 200 के बीच में है, तो अगर जो है चार सबसे नीचे तक है तो वो जो है 125 माना जाएगा। अगर जो है मिडिल में गया, आधा गया है तो 150 माना जाएगा, और आधे से थोड़ा सा ऊपर है तो 175 माना जाएगा, और बिल्कुल टॉप तक है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 100 तक होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हम इस तरह से एस्टिमेट बना सकते हैं। और नंबर ऑफ द बुक सोल्ड इन 1989, तो यहां पर लिख सकते हैं कि नाउ इन 1989 इज इक्वल टू, तो 1989 में हमारी बुक की संख्या कितनी हो गई, 175। 175 के करीब ये बुक जो है हमारे इस ग्राफ में, एक ग्राफ की स्टडी हमने करके इतनी डिटेल निकाली। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा समझो बच्चों। लिखा है क्लास, जो लिखा है आपके क्लास, ये है क्लास। क्लास हमारे पास जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास एक इस तरह से एक टेबल बनाया गया है। यहाँ पर 5th क्लास है, उसके बाद यहाँ पर है 6th क्लास, उसके बाद जो है ऐसे 6 के बाद है नंबर यहाँ पर 7, इसके बाद है 8, फिर इसके बाद है 9 और फिर है 10। तो ये 10वीं तक के बच्चे हैं क्लास में, और इन सब का 135, यहाँ क्या हो जाएगा 135, 120, और इसके बाद 95, और इसके बाद जो है 100, फिर इसके बाद जो है 90, और इसके बाद है 80। तो ये हमारे पास दिया गया है, और आपको इसमें स्केल लेना है। तो मान लीजिए कि हमें ये बनाना है, इसे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 लाइनें होनी चाहिए, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक जो है वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप जो है क्लास को आप लिखोगे, यहाँ पर आपका हो गया 5th, यहाँ पर 6th, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, और यहाँ पर आपका 9, और यहाँ पर आपका जो है 10। हमने जो है इस पर 10th क्लास को रख दिया। अब इसके बाद जो है कि आपको स्केल कैसे लिखना है, तो लिखेंगे स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। हमने क्या किया, एक 10-10 के हिसाब से यहां बना लिया। तो यहां हमारे पास हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब उसके बाद 110, 120, और यहाँ पर 130, और यहाँ पर आपका 140। इस तरीके से हम बना लेते हैं, और इसमें यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे क्लास, ये क्या है क्लास, और यहाँ क्या है, ये इस तरीके से हो जाता है स्टूडेंट। अब देखो बच्चों मैं कैसे बनाऊंगा इसको, छोटे से तो इसको देखो मैं कैसे इसका ग्राफ बना रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट है स्केल क्या लेनी है, इसके लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अंतिम संस्कार हो गया, रोवे जी को कद्दू रानी। ठीक है, अब मान लीजिए 5th क्लास में कुल कितने बच्चे हैं 135, तो 135 यहां तक गया, तो ये 30 और 40 के बीच में 35 आएगा। तो हमने जो है यहां पर एक ऐसा बार बना दिया जिससे हमारा जो है ये काम थोड़ा सा आसान हो गया। इसको हम जो है डार्क कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। फिर इसके बाद जो है 6th क्लास में 120 स्टूडेंट है, तो 120 के यहां पर बन जाता है ये हमारे पास, ये हो गया 6 के लिए,
हमने जो है इस तरीके से ये नंबर बनाए और यहां हमारे पास जो है ये हमारा छठी क्लास का बार ग्राफ हो गया। फिर इसके बाद जो है 7 का 95, तो ये 90 से और 100 के बीच में बनेगा। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से ये दो है, तो इसको हमने जो है ये ग्राफ हमने जो है यहाँ पर ऐसे बनाया और इसको भी हमने जो है थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो है 7th क्लास का भी बार ग्राफ बन गया। 8th क्लास में फिर 100 है, तो 8th क्लास का बार ग्राफ 100 है, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा और ये जो है हमारा बार ग्राफ यहाँ पर आपके सामने ये प्रस्तुत है। और इस बार ग्राफ में यहाँ हमने जो है 100 की वैल्यू लिख दी। फिर इसके बाद जो है मामला आ रहा है ये 9th में 90 बच्चे हैं, तो 90 के सामने हम गए और इस 90 का भी हमने जो है एक ग्राफ बना दिया ताकि जो है हमारे स्टूडेंट्स को हम ये ग्राफ देख करके ये बता सके किस क्लास में कितने बच्चे हैं। ये ग्राफ को देख करके इंडिकेट हो जाता है। और उसके बाद 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, 10th क्लास की संख्या हमारी 80 है, तो हम इसको 80 के सामने रखेंगे और इस तरीके से हमने पाया कि ये जो है बार ग्राफ हमारा पूरा हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था कि आपको इस बार ग्राफ को बनाने के लिए स्केल क्या लेनी चाहिए। तो इस बार ग्राफ को बनाने के लिए स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट का हमें ग्राफ लेना चाहिए। दूसरा पूछा है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो है इसमें आंसर भी देना है। Which class has the maximum number of children and the minimum? तो दूसरा पूछा है, ये ए वाला था, ये बी पार्ट का फर्स्ट पूछा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन सी क्लास में बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा 5th में है, 5th क्लास के बच्चे हैं। कितनी संख्या है इनकी 135। और मिनिमम कितने बच्चे हैं, तो मिनिमम सबसे कम बच्चे किस क्लास में है, 10th में। तो यहां पर हम लिखेंगे 10th की स्ट्रेंथ जो है सबसे कम है वो है 80। तो ये ग्राफ को देख करके हम आसानी से बना सकते हैं, जिसका बार जो है सबसे बड़ा हो वो जो है हमारा जो है क्या है, वो आपका मैक्सिमम में काउंट होगा, जिसका बार जो है सबसे छोटा है वो मिनिमम में काउंट होगा। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम की हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसी में एक जो है सेकेंड पूछा गया है, इसको भी थोड़ा हम बताते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। हमें 6th और 8th का रेशियो भी बताना है। तो यहां पर लिखेंगे क्लास, ये है 6th अपॉन क्लास 8th। तो ये जो है 8th में और 6 में, तो 6 के बच्चों की संख्या हो गई 120 और 8 में बच्चों की संख्या हो गई 100। तो ये 0 से 0 कट गया, क्या आ गया 12/10। अब ये भी जो है 2 से कट सकता है, इसको हम और काटेंगे, दैट इज इक्वल टू 6/5। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो 6/5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा और इसे हम जो है आसानी से बता सकते हैं। तो ये बार ग्राफ से हमारा जो विजन है क्लियर हो जाता है कि हमें क्या चाहिए। सीधे हम ग्राफ को देख करके ये बता सकते हैं किस क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा हैं, कौन सी क्लास जो है सबसे कम बच्चों की है। तो ये थोड़ा सा हमें इस बात को समझना होगा और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना रिजल्ट आंसर में देना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में क्या है उसको भी थोड़ा सा देखें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म
gives draw a double bar graph to choosing appropriate scale and answer the following। तो हमें जो है जैसे मान लीजिए आपके दो एग्जाम हो गए ना, एक फर्स्ट टर्म हुआ एक सेकंड टर्म हुआ, तो हर सब्जेक्ट में आपके अलग अलग नंबर है। तो फर्स्ट टर्म में मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और सेकंड टर्म में आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो गई, तो हमें उसको जो है डबल बार ग्राफ से ही इंडिकेट करते हैं। ये डबल बार ग्राफ क्या होता है मैं अभी इसको बना के दिखा रहा हूं। तो पहले टेबल लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है ये टर्म 1 है और ये है हमारे पास टर्म 2। तो सब्जेक्ट में हमारे पास पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये है इंग्लिश। तो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 थे और सेकेंड टर्म में हमारा नंबर कितना आ गया 70, यानी हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो गई। हिंदी में 72 थे तो ये हो गया 72 और बाद में हमारी परफॉर्मेंस जो है 65 हो गई, ये है 65। हिंदी के बाद जो है नंबर आता है मैथ का। मैथ में परफॉर्मेंस जो है पहले कितनी थी, मैथ की परफॉर्मेंस 88 थी और बाद में मैथ की परफॉर्मेंस 95 हो गई। अब इसके बाद मैथ के बाद नंबर आता है साइंस की। तो साइंस की परफॉर्मेंस को आप थोड़ा सा समझ ले। साइंस में लिखा गया है 81 थी और यहां है 85 और उसके बाद एसएसटी, यहां पर नेक्स्ट है एसएसटी सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में 73 थी और यहां पर हो गया 75। तो बच्चों इसका हमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है ना, यहां पर हम बनाएंगे जिसमें जो है हम सेट करेंगे, ये हो गया सेकेंड टर्म का और ये जो है हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से शेडिंग हो गई और इसमें जो है हमें क्या करना है, बनाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर ये है सब्जेक्ट और इसमें जो है हमारे पास इसके नंबर होंगे। सब्जेक्ट को हमने जो है यहां पर इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। पहला जो है हमारा है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा है मैथ, चौथा है साइंस और पांचवा है एसएसटी। तो ये जो है हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है हमने इसमें जो है 10 नंबर का स्केल माना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही ये है 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ऐसे 100। ये हमारे सब परफॉर्मेंस है और यहां पर हमने लिखा मार्क्स। अब देखो बच्चों इसको डबल बार ग्राफ कैसे बनाना है, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना होगा। पहला जो है टर्म का हम बना लेते हैं। तो टर्म इंग्लिश में 67 थे तो 67 यहां पर जाएगा, हमने इंग्लिश का यहां पर एक जो है हमने बना लिया परफॉर्मेंस। अब इसके बाद जो है टर्म हिंदी का कितना था 72, तो हिंदी का भी 72 ऊपर हो गया, ये हमारे पास हिंदी की परफॉर्मेंस हो गई। ऐसे ही मैथ की परफॉर्मेंस 88, तो 88 थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया मैथ की परफॉर्मेंस 88। और उसके बाद साइंस की 81, तो 81 जो है साइंस की परफॉर्मेंस है। तो ये हमारे पास जो है, ध्यान से इसको देखना समझना है बच्चों। और एसएसटी में 73, एसएसटी की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई है। तो ये तो परफॉर्मेंस हो गई हमारी फर्स्ट टर्म की, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हमने ब्लैंक लाइन से रिप्रेजेंट किया, उसमें कोई सेटिंग नहीं की। अब सेकेंड की बात करते हैं, ये 67 था 70, तो ये परफॉर्मेंस यहां से बगल में बढ़ गई
ये डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ को आपको क्या करना है, सेट कर देना है, ताकि ये जो है अलग से मालूम चले कि डबल वाले में नंबर बढ़ा है कि घटा है। अब साफ मालूम चल रहा है कि फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम थे और सेकेंड टर्म में इंग्लिश में मार्क्स जो है इसके ज्यादा थे। ये जो है कंपेयर के लिए डबल बार ग्राफ हमारा होता है। अगला है 72 है, यहाँ पर 72 है, बाद में 65 हो गए। तो ये जो देख रहा है कि हिंदी में इसके मार्क्स का परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल डाउन हुआ है। इंग्लिश में तो बढ़ गया एक लैंग्वेज में, लेकिन जो है हिंदी में इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, पुअर हो गई, डाउन हो गई। मैथ में 88 था, लेकिन मैथ में अच्छा चमत्कार हुआ है, बच्चे के नंबर जो है बढ़ गए। मैथमेटिक्स में इसके नंबर जो है कितने हो गए, 95, यानी अबव 90 तो बहुत अच्छा माना जाता है। 100 हो तो सबसे अच्छा, अदरवाइज 90 से अबव होता है तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस मैथ में अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मैथ में तो 100 में 100 नंबर भी आते हैं। अगला है बेटा, इसमें साइंस में देखते हैं। साइंस में परफॉर्मेंस बढ़ी है, 81 से 85 हुई है। तो 81 था यहाँ पे, 85 हमारे पास, ये जो है सॉरी 81 यहाँ पर हमारे पास, इसकी परफॉर्मेंस हमने साइंस में बढ़ा दी और हमने जो है इसको भी ऐसे सेट कर दिया ताकि जो है हमें ये चीज समझ में आ सके। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसएसटी में 75, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, ये है हमारा इसमें 75 एसएसटी। इसकी परफॉर्मेंस हमारी जो है इसमें क्या थी, ठीक थी, और हमने जो है इसे बना दिया। देखो बच्चों, डबल बार ग्राफ जो है हमेशा क्यों बनाया जाता है, ये कंपेयर के लिए बनाया जाता है। डबल ग्राफ बार ग्राफ में हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कंपेयर करना। तो अगर मैं देखूंगा तो देखिए, केवल इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, सभी में इस बच्चे की परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म से ज्यादा बढ़ी है। और केवल एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसकी परफॉर्मेंस क्या हुई है, सेकंड टर्म में डाउन हुई है। तो अगर एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए और बाकी जो है 4 सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं उसके हिसाब से आपको आंसर मैं बता रहा हूं, और देखें। लिखा है कि इसमें कि आपका पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो है इसने किस सब्जेक्ट में किया। तो यहां पर उसने जो है किस सब्जेक्ट में किया है, मैथ में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किया है। तो ये है सब्जेक्ट आपका मैथ्स। तो मैथ्स में उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आई है। Therefore, the child has improved his performance at the most in maths. केवल मैथ ही उसका, क्योंकि मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आता है उनके लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मैथ माना गया है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आता है उनके लिए तो सबसे बोरियत वाला सब्जेक्ट भी मानते हैं मैथ। तो इसलिए जो है हमारा ये पहले का आंसर हो गया मैथ में। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बेटा कि आपको कि इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट जो है सबसे कम हुई। तो यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड दैट द इंप्रूवमेंट वाज द लीस्ट इन एसएसटी। सबसे कम परफॉर्मेंस जो है एसएसटी में हुई है। तो एसएसटी में उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है, तो कैसे मालूम चला, ये जो है हमें जो है इस ग्राफ को देख करके मालूम चला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज और पूछा गया है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में इसकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हुई है। तो आप देख के बता सकते हो यस, केवल हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हुई है। यहां लिखेंगे यस, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, हिंदी। तो हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस जो है सबसे डाउन हो गई। तो इस तरह से ये मातृभाषा में सबसे कमजोर है और बाकी सारी भाषाओं में ये जो है इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो बेटा।
एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो डाउट। तो आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। डबल ग्राफ समझ में आ रहा है। डबल भी आ रहा है, सिंगल भी आ रहा है? यस सर। गजब हो गया बेटा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत समझदार हो। एक बार मैं क्योंकि ये रिवीजन करा रहा हूं तो आप लोग जो है इसे पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बार ग्राफ और डबल ग्राफ, बार ग्राफ में डिफरेंस है। बार ग्राफ में सिंगल बार होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होता है, और डबल बार ग्राफ में डबल जो है रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। डबल बार ग्राफ केवल कंपेयर के लिए यूज किया जाता है, सिंगल बार ग्राफ जो है उसकी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है आपको कोशिश किया कि आपके इस जो है में आपको मैं बता सकूं। और इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और आगे दिए गए हैं। तो ये जो है आपके होमवर्क है, इनको आप जो है अच्छे से अपनी कॉपी में बनाएंगे। देखो बच्चों, क्योंकि मेरे पास तो एक ही कलर का मार्कर है, मार्कर जो है एक कलर का है और मैं केवल ब्लैक ही इससे कलर कर सकता हूं। लेकिन आपके पास कलर पेन होगी, कलर स्केच होगा, तो आप जो है अपने ग्राफ को डेकोरेट कर सकते हैं। खूब सुंदर और अट्रैक्टिव आपका बार ग्राफ जो है बना होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने यूज किया डबल बार ग्राफ में, इसमें जो है मैंने एक को ब्लैंक छोड़ा है, एक में लाइनिंग की है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक में कोई डिफरेंट कलर लगा सकते हैं, दूसरे में कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। तो कलर यूज कर देने से आपका ग्राफ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और आपके जो है जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी जो चेक करेगा उस पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो क्लास को ओवर करें, टाइम भी हो गया। यस सर। ओके बेटा, आप लोग फिर आनंद से रहिए और एंजॉय करिए और मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर।